हेलो दोस्तों। तो खुशी तो हो रही है ना कि फाइनली फॉरवर्ड वंडर्स का नॉवल अब आप सभी को सुनने मिलेगा, वो भी मेरी वॉइस में। उम्मीद तो मेरी रहेंगी कि आप सभी मेरी वॉइस में फॉरवर्ड वंडर्स के नॉवल को पसंद करें, और पसंद आए तो एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं चैप्टर शुरू करूँ। फॉरवर्ड वंडर्स का चैप्टर 1। आंगन में चेरी ब्लॉसम के फूल खिले हुए थे, हर जगह ज़मीन पे गिर रहे थे। उस बर्फ़ पे जो अभी पिघली भी नहीं थी, पहली नज़र में एक साथ मिल गए। हवा से पंखुड़ियाँ आराम से आंगन में उड़ रही थी। रात पर्दे के जैसे गिर गई और चांद पानी के जैसे ठंडा था। छोटे से आंगन के सबसे पीछे चेरी के फूल के पेड़ से आधा छुपा हुआ एक कोने वाला गेट था। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत टाइम से वहाँ था। वहाँ 2 लोग थे जो कि कवच पहने थे और हथियारों के साथ थे। अंदर बहुत बड़ी जगह थी। बरामदा था जो कि पत्थरों से बना हुआ था, जो एकदम काली जेल की ओर जाता था। मौत की स्मेल से वो जगह बोझ भरा था। फूलों की हल्की स्मेल दरवाजे से हल्की कती हुई थी। आप अपलंग हथियारों के साथ और भी गार्ड खड़े थे। वो उस जगह की प्रोटेक्ट कर रहे थे। एक आदमी की बाहें मोटी थी। अंधेरे रास्ते से आगे जेल के अंदर जाने पर 3 बड़े पत्थर के दरवाजे थे, जिनके अंदर तंत्र लगे होंगे। हर एक को सावधानी से देखभाल की जाती थी। उन दरवाज़ों के पीछे पूरी तरह से जो कभी ख़त्म ना हो, ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ तक जाने वाला लंबा रास्ता गलत आत्माओं से भरा हुआ था। अंडरवर्ल्ड की सड़क थी, जो वसीयत की तरह दिखने वाली टिमटिमाती रोशनी से जगमगाती थी। जेल के आखिरी कमरे में एक आदमी की वॉइस बिल्कुल ही धीमी थी। उसके बाद एक छोटी सी खामोशी और फिर एक थकावट भरी आह। अचानक ही एक तीखी चीख आई, जिसने जेल के घने अंधेरे को चीर दिया। जिससे कुछ देर के लिए रोशनी कम हो गई। वो चीख दिल दहला देने वाली थी, किसी मरते हुए जानवर की चीख जैसी, किसी भी इंसान के आत्मा को झंझोर के रख देने वाली। बाहर की ओर 2 गार्ड थे। उनमें से एक जवान लग रहा था। चीख सुनते ही वो खुद को कांपने से नहीं रोक पाया, लेकिन जब उसने अपने सामने के आदमी को देखा तो वो बिल्कुल ऐसे खड़ा था जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो, बिल्कुल पहाड़ जैसा। वो जवान लड़का भी चुपचाप खड़ा हो गया और ज़मीन की ओर देखने लगा। लेकिन वो चीख और भी तीखी होती गई और तीखी होती गई। वो इंसान चिल्लाता रहा, उसकी सांसें छोटी होती गई और आखिरकार वो चीख सिसकियों में बदल गई, जो कि उनके दर्द का सबूत था। उस नए लड़के को अपने शरीर में लगातार रोंगटे खड़े हुए महसूस हो रहे थे। लगभग 1 घंटे के बाद आवाज़ आनी बंद हुई। कुछ ही देर बाद एक आधे उम्र के आदमी को 2 लोग बाहर खींचे, जो आधा मरा हुआ लग रहा था। उसके सर नहीं थी, सिर एक तरफ झुका हुआ था। बाल पसीने से भीगे हुए थे, होठ हल्के कटे हुए थे। उसके मुंह के कोने पर खून का झाग था। उसके पेट और चेस्ट पर 7 किलो को लगाया गया था। उसके अलावा कोई चोट के निशान नहीं थे। जिन पे चाकू से वार हुआ था गहरा लाल रंग का किल तो किसी तस्वीर जैसा था। जवान गार्ड
उस आदमी का पीछा करने से खुद को नहीं रोक पाया जब तक कि वो आदमी एक पत्थर के दरवाजे के पीछे गायब नहीं हुआ। तभी उसके पीछे से किसी ने कहा, क्या तुम्हें वो देख के पछतावा हो रहा है? वो लड़का दर्द से काँप गया। उसने पीछे मुड़ के देखा तो नीले रंग के कपड़े पहने एक आदमी ना जाने कितनी देर से चुपचाप उसके पीछे आ रहा था। जो दूसरा गार्ड था वो पहले ही घुटने टेक चुका था, इसलिए उस लड़के ने तुरंत ही माय लॉर्ड कहा। वो आदमी लगभग 20 के आसपास लग रहा था। उसके चेहरे से पता चल रहा था वो कितना होशियार है, लेकिन उसके चेहरे पे बीमारी के निशान थे। उसका चेहरा तेज था, आंखें चमकीली थी। जब भी वो नीचे देखता था तो घनी पलकें उसके चेहरे के आधे हिस्से को छुपाती थी, छुपाते हुए सामने आती थी। ये उसमें नॉर्मल आदत थी। कभी कभार ही वो आदमी ऊपर देखता था। उसकी आंखों में कपकपा देने वाली ठंड देखी जा सकती थी। नाक की सुंदर ढलान और पतले होठ। जब उसने उस लड़के के सम्मान देने वाले शब्दों को ध्यान दिया तो वो उसकी ओर देख के मुस्कुराया और बोला, तुम नए होंगे? उस लड़के ने हाँ में सिर हिलाया। जी महाराज। उसके बाद उस लड़के के कंधों को उस आदमी ने 2 बार थपथपाया। तब तुम्हें याद रखना चाहिए कि अब से मुझे कभी भी ऐसा कहकर ना मत बुलाना। ये हक अब मेरा नहीं है। अगली बार मुझे झाऊ कहकर बुलाना। उस लड़के ने पहले तो ऊपर की ओर देखा, फिर नीचे की ओर देखा रिस्पेक्ट के साथ, फिर बोला, सर झाऊ। अब झाऊ ने कहा, आप दोनों जा सकते हैं, मुझे खुद के लिए टाइम चाहिए। दोनों गार्ड बाहर चले गए। जवान लड़का खुद को उसे देखने से नहीं रोक पाया। वो जब उसने पीछे मुड़ कर देखा तो देखा कि वो आदमी दरवाजे के पास झुका हुआ है। उसकी आंखें हवा में किसी चीज़ को देख रही है, लेकिन साथ ही कुछ भी नहीं। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो दूर जाना चाहता था। पहला लोहे का दरवाज़ा गिरने के बाद उस लड़के के बगल वाला बूढ़ा धीमी आवाज़ में बोला, सर की मिलनसार दयालु देख के क्या तुम्हें यकीन होगा कि वो वही है जिसने 7 किल लगाई थी ओल्ड बी में? छोटा हैरानी से उसकी ओर देखा तो उस आदमी ने आहें भरी। अभी भी बहुत कुछ है जो तुम नहीं जानते। अगर तुम तियांगच्वांग में आते हो तो बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं। भागने पर या तो मौत मिलेगी या विकलांग। उस आदमी के शब्दों से ही वो लड़का काँप रहा था। बस राजा के लिए वफादार खुफिया जन किसी एक धरा किए जाने वालों और हथियारों का एक संगठन उनकी संजय या ठिकाने की कोई जानकारी नहीं थी। इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी शक्ति पृथ्वी के अंत तक बढ़ सकती है। तियांगच्वांग का गठन हुआ रोग के राजा लियानी के जरिए किया गया था जब वो क्राउन प्रिंस था, और अब तक ये पहले से ही सख्त था। और तियांगच्वांग का पहला नेता नीले रंग का कपड़ा पहने उस जगह का पहला नेता झाऊ जिसू था। तियांगच्वांग में कोई सीक्रेट नहीं था, चाहे वो अदालती कामकाजी के बारे में हो या किसानी की समस्याओं के बारे में। इसलिए इसका एक नियम ये था, अगर कोई भी बात कर सकता है तो वो तब तक उस जगह
को नहीं छोड़ सकता जब तक वो मर ना जाए या खुद ही किल को मांगना करे। 7 किलो की सज़ा का मतलब था इंसान अपनी अंदर की सारी शक्तियाँ खो देता। उनके शरीरों पर जहरीले किलों से वार किया जाएगा, जिससे वो अपनी अंदर की शक्तियाँ खो देंगे। वो अपना मार्शल आर्ट भी खो देंगे। बोलने और चलने की क्षमता भी 3 साल के अंदर खो देंगे। जहर पूरी तरह से उनके शरीर में फैल जाएगा और वो मर जाएंगे। उन 3 सालों में वो अपनी लाइफ बिना किसी उद्देश्य के जिएंगे और ये उनके लिए मौत से भी बदतर होगा। लेकिन अभी भी कुछ लोग तियांग च्वांग को छोड़ने के लिए कोमा में जाने को तैयार थे। 3 साल उनके लिए सबसे बड़े उपकरण थे। सभी को भेजने के बाद झाऊ छोटे कमरे में लौट आया, दरवाज़ा बंद कर दिया, अपने हाथों को पीछे पीठ की ओर घुमाया और सोचता हुआ घूमता रहा। फिर वो कमरे में एक कोने में रुका और उसमें से किलों वाला बक्सा निकाला। उन डरावनी चीज़ों में चेरी के फूलों के अलावा अलग स्मेल थी। झाऊ ने गहरी सांस ली, फिर अपने कपड़े उतारे। वैसे तो झाऊ पूरी तरह फिट दिखता था, पर जब कपड़े उतर गए एक सिकुड़ा हुआ शरीर दिखाई दिया, जैसे किसी चीज़ ने उसमें से जीवन पूरी तरह से ख़त्म कर दिया हो। उसके घिसे पीते शरीर पर 6 किले बहुत पहले से ही लगाया जा रहा था, जो लगभग स्किन के साथ एक जैसा हो गया था। झाऊ ने नीचे अपने शरीर को देखा। झाऊ खुद की ऐसी हालत देखकर मुस्कुरा रहा था। फिर झाऊ ने पास में रखा एक चाकू उठाया, फिर तेजी से अपने चेस्ट पर चुभाने लगा। जहाँ जहाँ किल्स थे, झाऊ का चेस्ट खून से लथपथ था और किल्स नए दिख रहे थे। झाऊ को लगा जैसे कुछ टूट गया हो। वो दर्द से चिल्लाया, कोने में दीवार पे कमज़ोर होके झुक गया, फिर धीरे धीरे नीचे फिसल गया। पूरे शरीर में बहुत दर्द था। झाऊ के होठ बिल्कुल पीले थे, दांत आपस में मिले हुए थे। फिर उसे ऐंठन हुई, आंखें खुली, फिर धीरे धीरे बंद। सिर एक तरफ मुड़ गया। झाऊ मुरझाया हुआ और खून से लथपथ एक लाश जैसा लग रहा था। सुबह होने तक वो कोने में लिपटा रहा। फिर उसकी आंखें धीरे से खुली, फिर उसने धीरे से उठने की कोशिश की, लेकिन उसके कमज़ोर पैर जवाब दे गए और फिर झाऊ गिर गया। झाऊ फिर उठा, पर बड़ी मुश्किल से। फिर झाऊ ने एक कपड़ा निकाला, फिर उसे पानी में भिगो के सावधानी से अपनी चेस्ट पर लगे खून को पोंछा। फिर अपने कपड़ों में छुपाने के लिए एक किल लिया। फिर गहरी सांस लेते हुए कमरे का दरवाज़ा खोल के बाहर चला गया। फूलों और बर्फ़ के साथ आंगन की ओर जाने के लिए जेल से बाहर निकलते हुए झाऊ की एक कंफर्टेबल स्मेल फील हुई। झाऊ को एक कंफर्टेबल स्मेल फील हो रही थी, जो झाऊ के अंदर गहराई तक जा रही थी, जिससे खून की स्मेल जा रही थी। झाऊ बहुत देर तक चेरी के पेड़ के नीचे खड़ा था, फूलों की स्मेल लेता हुआ मुस्कुराता रहा। फिर झाऊ आहें भरता हुआ वापस चला गया और धीरे से बोला, यहाँ कोई है? काले कपड़े पहने एक आदमी आया। वो थोड़ा झुका हुआ था और झाऊ के कुछ बोलने का इंतज़ार कर रहा था। झाऊ ने उसे एक फीके रंग का टोकन दिया, फिर बोला, दुआन को कहो मेरे साथ चले। उसने टोकन लिया, उस आदमी ने टोकन लिया, फिर जैसे वो आया था वैसे ही गायब हो गया, जैसे वो था।
ही नहीं, दुआन पेंगजू को तियांग छुआंग पर कब्जा करने और बस उनके ऑर्डर पर काम करने के बाद से झाऊ से अच्छी पद मिली थी। वो समय और ना डरने वाला साथ ही महत्वाकांक्षी भी था। कभी कभी झाऊ को इस आदमी में अपनी जवानी की कुछ बातें दिखी। तुरंत ही दुआन ने टोकन देके उसका वेलकम किया। एक हैरान था क्योंकि वहाँ के लोग शायद ही खुद को सामने लाते थे। अपने नेता के अलावा उन्हें अपने राजा को देखने का उन्हें ज़्यादा मौका नहीं मिलता था। झाऊ ने ज़्यादा कुछ नहीं बोला, लेकिन दुआन को नाश्ते के लिए रुकने दिया। फिर बोला, चलो चले, ये अंदाज़ा लगाते हुए कि राजा बहुत जल्द ही मीटिंग करेंगे महल के रास्ते में। हालांकि दुआन को पता नहीं था कि उसके ऑनर का इरादा क्या है। वह चुपचाप उसका पीछा कर रहा था। आखिरकार दोनों राजा के रूम तक पहुँचे, क्योंकि राजा पहले से ही इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने उन्हें तुरंत अंदर भेज दिया। स्वागत के बाद झाऊ ने अपनी आस्तीन से एक बांस का ट्यूब निकाला और बोला, ये आखिरी मिशन का नतीजा है। राजा ने इसे ले लिया, लेकिन देखने के लिए जल्दबाजी नहीं। उल्टा उसने उसे झाऊ को दे दिया और बोहे ऊपर करता हुआ बोला, तुम कुछ दिनों से बीमार लग रहे हो, तुम इसे देख सकते हो। ये ज़रूरी है कि तुम इसके बाद सही वैद्य को बुलाओ। सिर्फ अपने जवान खून पर भरोसा मत करो और किसी भी चोट को नज़रअंदाज मत करो। झाऊ मुस्कुराया, फिर सिर हिलाया। नहीं, मैं आपकी चिंता के लायक नहीं हूँ। राजा ने दुआन को देखा। तुम्हें आखिरी बार देखे हुए बहुत टाइम हो गया, फिर भी तुम बहुत महत्वाकांक्षी लग रहे हो। दुआन मुस्कुराया। ये मेरे लिए सम्मान की बात है कि आप अभी भी मेरे बारे में सोचते हैं। राजा को लगा कि झाऊ के पास उसे बताने के लिए कुछ और भी है, इसलिए उसने पहले बांस के ट्यूब के साथ थोड़ा खेला, अंदर से एक छोटी पर्ची निकाली, फिर मुस्कान के साथ तेजी से आगे आते हुए झाऊ की ओर अपना सिर उठाया। इस बार तुम क्या इनाम पाना चाहते हो? जिसू झाऊ अचानक घुटने के बल बैठ गया। दुआन भी साथ में बैठा, क्योंकि वो नहीं जानता था कि क्या करना है। राजा हैरान था। तुम क्या कर रहे हो? झाऊ की सांस लगभग रुक गई थी। उसने धीरे से जवाब दिया, मैं सिर्फ राजा से एहसान मांगने की हिम्मत कर सकता हूँ। राजा हंसते हुए बोला, घुटने टेकने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए अपनी लाइफ और शरीर खतरे में डालने के बाद इस जगह को छोड़ के क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम्हारी मर्जी का कुछ नहीं दूंगा? बस खड़े हो जाओ और बोलो। झाऊ सीधा हो गया, पर फिर भी घुटने टेका हुआ था। फिर झाऊ ने चुपचाप अपने कपड़े उतारे और खून की स्मेल आ रही थी। उसके घाव से खून आ रहे थे। चट्टानी घोड़े की सैर के कारण जिसू राजा अपनी सीट से उठा। दुआन डर के चुप हो गया। झाऊ ने अपनी पतली हथेली खोली, जिन पे एक कील थी। महाराजा, उनमें से 6 तो मैंने खुद ही लगा लिए हैं। 7वां मुझे शाही मामलों की देखभाल करने में असमर्थ बना देगा। मैं यहाँ गुड बाय करने आया हूँ और ये चाहता हूँ कि दुआन
को ऐसा करने दे। राजा हैरान था, कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। बहुत देर के बाद वो उदास होके बैठ गया और ऊपर की ओर देख के बड़बड़ाने लगा। यूजिन जवाब में बहुत दूर था। बेईमान अब यहाँ नहीं है, अब तुम भी मुझे छोड़ रहे हो। जिशु चुप था। कुछ देर बाद राजा ने आहे भरते हुए कहा, मैं असल में अकेला हूँ, है ना? झाओ बोला, आपको तियांग के बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दुआन सालों से मेरे साथ दे रहा है, मुझे उस पर भरोसा है। दुआन बीच में बोला, मालिक आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं ऐसा कभी नहीं चाहता था, आप ऐसा नहीं कर सकते। झाऊ मुस्कुराते हुए बोला, वो तीन शरद ऋतु के लिए 7 किलो में आखिर 3 साल बाद मर जाऊंगा। तीर निकल चुका है, रुकेगा नहीं। झाऊ ने राजा को सलाम किया पर उसकी ओर नहीं देखा। प्लीज़ उन सभी सालों का ख्याल रखना जहाँ मैं आपकी यादों में था, और मेरी इच्छा पूरी करो। राजा ने खून से भरे झाऊ को गुस्से से देखा और उस टाइम कोई नहीं जानता था कि ये राजा क्या सोच रहा था। सब सावधानी की गई लड़ाई की पुरानी यादें करवे संशयी वो सभी साल उसने आखिर दावा किया से मसीहा, लेकिन सभी लोग मर गए थे और उसे अकेला छोड़ दिया था। कोई भी दुनिया की अनिवार्यता टाइम के त्याग से बच नहीं सकता था। राजा बहुत देर तक हाथ हिलाता हुआ अपनी आंखें बंद किया। झाऊ मुस्कुराया, धन्यवाद। राजा ऐसा लग रहा था जैसे झाऊ ने कोई मज़ेदार कहानी देखी हो। झाऊ का बीमार पीला रंग धीरे धीरे लाल हो रहा था। बहुत खुशी के साथ वो दुआन की ओर मुड़ा और दुआन के हाथों में केलू देकर बोला, ऐसा करो। दुआन थोड़ी देर के लिए झिझका, फिर अपने होठ को काटा, एक लाल रंग की चीज़ ली और उसे झाऊ के शरीर में थूक दिया। सालों तक जवाब देने के बाद वो जानता था कि ये बहुत दर्द भरा होगा। इस हद तक कि सबसे मजबूत आदमी भी डर जाएगा और चिल्लाएगा, लेकिन झाऊ बस काँप रहा था और वो सीधा खड़ा था। कोई चीख नहीं, बस हल्की कराहट थी। वो और उन कराहट में भी खुशी दिख रही थी। दुआन को लग रहा था उसका मालिक पागल हो गया है। झाऊ बहुत देर तक सीधा रहा, फिर अपनी सिर नीचे करके राजा की ओर मुड़ा और उसका चेहरा कागज जैसे सफ़ेद था। उसके शरीर की ताकत धीरे धीरे कम हो रही थी। वो बिल्कुल ही खाली हो रहा था। उसने आखिरी बार कहा, राजा को ख्याल रखना चाहिए। राजा के जवाब का इंतज़ार किए बिना ही वहाँ से बाहर चला गया। इतने सालों का सारा बोझ अब हल्का हो गया था। झाऊ कुछ देर के लिए चमका और फिर बिना किसी की निशानी के गायब हो गया। चैप्टर कंप्लीट, मतलब चैप्टर ख़त्म हो रहा है। मैंने पहली बार इसे शेयर किया है और मतलब कि नोवेल मैं शेयर करना चाहती थी स्पेशल अपनी वेंझऊ वर्ल्ड, अपनी गुजियांग के लिए मैं चाहती थी उनके लिए शेयर करूँ, तो मैंने ये शेयर किया है। और मुझे किसी का रिक्वेस्ट भी आया था,
पर सच बोलूँ तो इसे एक्सप्लेन करते टाइम पता नहीं दिल में एक अलग सा ही दर्द महसूस हो रहा है मुझे। पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे मैं रोऊँ, बहुत रोऊँ। पता नहीं क्या था इसमें कि मैं जब इसे एक्सप्लेन कर रही थी तो मैं पता नहीं हर्ट होती गई। अंदर से मुझे हर्ट फ़ील हुआ। मैंने जो कुछ भी आप सभी को एक्सप्लेन किया है, मैं पता नहीं क्यों मैं हर्ट होती रही उस टाइम पर, क्योंकि मैं जो भी बोलती हूँ या सुनती हूँ वो सब कुछ फ़ील करती हूँ, वो सब चीज़ इमेजिन करती हूँ और मैंने सब कुछ इमेजिन किया और अभी मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही है, अंदर से दर्द महसूस हो रहा है। अब मेरा छोड़ो यारो, आप बस बताना कि ये कैसा लगा और अगर कहीं पर भी गलती हुई हो तो बताना, ताकि मैं आगे आने वाले चैप्टर में सुधार कर पाऊँ। और जाने से पहले आप सभी जय विंझऊ लिखना ना भूलें और अगर आप सभी को फॉरवर्ड वंडर्स पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कमेंट करना ना भूलें।